हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो। आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं डीएवी क्लास 5 का साइंस चैप्टर नंबर 3 फॉरेस्ट। आज के इस वीडियो में इस चैप्टर को मैं आपको एक्सप्लेन करके पढ़ाने वाली हूं। तो इस चैप्टर का एक पार्ट मैं पढ़ा चुकी हूं, जिसमें हमने फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था कि इससे हमें क्या क्या एडवांटेजेस हैं, फॉरेस्ट के क्या क्या फ़ायदे हैं, फॉरेस्ट से हमें क्या क्या प्रोडक्ट्स प्राप्त होते हैं, जैसे कि वुड, टिम्बर, मेडिसिन, स्पाइसेस, गम, रेजिन्स, डाइज, स्पेशल लीव्स, हनी, बैम्बू और स्पेशल प्रोडक्ट्स। ये सभी हमें वीडियो के फर्स्ट पार्ट में पढ़ लिया था। आज हम इस पार्ट में हम इसके आगे से पढ़ेंगे डिफॉरेस्टेशन के बारे में। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा और देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर। तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर लीजिएगा। चलिए, वी नाउ नो दैट फॉरेस्ट आर वेरी यूज़फुल फॉर मैनकाइंड। तो अब हम ये जानते हैं कि जो फॉरेस्ट है वो मैनकाइंड के लिए बहुत ही यूज़फुल है। हाउएवर सम ऑफ अस कट डाउन ट्रीज इन एन अनप्लान्ड मैनर ड्यू टू देयर ओन सेल्फिश इंटरेस्ट। लेकिन फिर भी हम जो हैं पेड़ को बड़ी अनप्लान्ड मैनर से, यानी बिना अंधाधुंध तरीके से कटाई कर रहे हैं, अपनी जो खुद की जो पर्सनल ज़रूरतें हैं उसको पूरी करने के लिए, मैंने बहुत ही गलत तरीके से उसको काट रहे हैं। मतलब जब मन जैसे तैसे एकदम खूब पेड़ काट रहे हैं। दिस इज़ नाइदर राइट नो डिज़ायरेबल। ये ना तो सही है और ना ही डिज़ायरेबल है, सहन करने योग्य है। ठीक है, ह्यूमन बींग्स कट फॉरेस्ट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। इन रीजन्स से ह्यूमन बींग फॉरेस्ट को काटते हैं। क्या क्या रीजन्स हैं? तो उन्हें ज़्यादा लैंड की ज़रूरत होती है। लैंड की ज़रूरत क्यों होती है? जैसे घर बनाने के लिए उन्हें ज़मीन की ज़रूरत होती है, और ज़मीन नहीं है उनके आसपास और वहाँ पे जंगल लगा हुआ है, पेड़ लगा हुआ है, तो उन पेड़ों को काट के वे वहाँ पे घर बनाते हैं या इंडस्ट्री लगाते हैं या फिर एग्रीकल्चर करते हैं। तो इसलिए वो पेड़ों को काटते हैं क्योंकि उन्हें लैंड की ज़रूरत होती है। नीड वुड फॉर कंस्ट्रक्शन, और उन्हें कंस्ट्रक्शन के लिए लकड़ी की ज़रूरत होती है। नीड सम ट्रीज़ फॉर स्पेसिफिक यूज़, कुछ ट्रीज़ का कुछ स्पेसिफिक यूज़ के लिए ज़रूरत होता है, तो इसलिए वे काटते हैं। लेकिन फिर वे और प्लांट ट्रीज़ को नहीं लगाते हैं। अगर वे काटते हैं तो उन्हें दोबारा वहाँ पे किसी ज़रूरत के लिए अगर काट रहे हैं तो वहाँ पे उन्हें दोबारा ट्री को लगाना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं, काटते चले जाते हैं। Such activities are leading to a ड्रास्टिक रिडक्शन इन द फॉरेस्ट कवर ऑन अर्थ। तो इस तरह की जो कुछ एक्टिविटीज़ है ना, इसके कारण से अर्थ के ऊपर जो है फॉरेस्ट कवर है, जो जंगल है वो बड़ी ही तेज़ी से ख़त्म होते जा रहे हैं। द गवर्नमेंट हैज़ मेड लॉज अकॉर्डिंग टू विच कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस। तो गवर्नमेंट ने कई सारे लॉज बनाए हैं जिसके अकॉर्डिंग पेड़ों को काटना क्या है, पनिशेबल ऑफेंस है, यानी कि दंडनीय अपराध है। इसके लिए आपको दंड मिल सकता है अगर आप पेड़ को काटते हैं। तो जब हमें किसी ज़रूरत के लिए पेड़ को काटने की ज़रूरत पड़ती है तो फिर हमें बहुत ज़्यादा संख्या में फिर पेड़ लगाने भी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम काट के चल दिए और दोबारा वहाँ पर पेड़, फिर तो ख़त्म ही होता चला जाएगा ना। तो अगर आपको ज़रूरत है और आप पेड़ काटते हैं तो वहाँ पे नए पेड़ों को लगाएं भी। हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं डिफॉरेस्टेशन के, यानी पेड़ों की कटाई की क्या क्या जो हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं वो देखते हैं। कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़ बाय मैन इज़ वेरी हार्मफुल। ये तो पता है कि बहुत ही हार्मफुल है पेड़ों को काटना। इससे क्या क्या हो सकता है? रेनफॉल डिक्रीज, जो वहाँ का आसपास का जो एरिया है वहाँ पर रेनफॉल कम हो जाएगा, मतलब बहुत कम बारिश होने लग जाएगी जब पेड़ नहीं रहेंगे तो वहाँ पे। इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो जो इन्वायरमेंट है, एटमॉस्फेयर है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, जिसके कारण से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ेगी। डिक्रीज इन द लेवल्स ऑफ ग्राउंड वाटर इन द नियर बाय एरियाज, जो वहाँ के आसपास के एरिया हैं जहाँ पे पेड़ काटे गए वहाँ का ग्राउंड वाटर जो है लेवल वो कम हो जाएगा। क्योंकि अभी हमने वीडियो के पार्ट 1 में पढ़ा था कि जो पेड़ की जो जड़ें हैं वहाँ पे जो दरारें होती हैं उनसे बारिश का पानी सिप सिप करके ज़मीन के अंदर जाता है, जिससे ग्राउंड वाटर जो है रिचार्ज होता है तो उसका लेवल बढ़ता है। लेकिन जब हम वहाँ पेड़ काट देंगे, पेड़ नहीं रहेंगे, तो ये जो बारिश का पानी है वो आएगा और बह के चला जाएगा और साथ में मिट्टी को भी बहा के ले जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो कम हो जाएगा। इंक्रीज इन सॉइल इरोजन भी इंक्रीज होगा, यानी कि मिट्टी भी ज़्यादा बहेगी। दैट कैन कॉज मोर फ्रीक्वेंट फ्लड्स, तो जिसके कारण से क्या होगा, कई जो है वो बाढ़ के कई कारण बन सकते हैं, यानी कि बाढ़ आने का कारण बन सकता है। जो पेड़ होते हैं बीच बीच में, जैसे कि आप कोई पानी को ऐसे जो है सो आप गिराइए समतल ज़मीन पर तो वहाँ तेज़ी से बहेगा, लेकिन बीच बीच में आप कुछ ऑब्जेक्ट्स रख दीजिए, बहुत सारे सामान रख दीजिए और फिर पानी गिराइए, तो देखिए वो पानी की स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, जिससे क्या होता है कि बाढ़ जो है वो नहीं आता है, कम आता है। दिस कैन रिजल्ट इन वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शंस, इसके कारण से बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर जो है वो विनाश का कारण बन सकता है। ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट
ऑफ ए नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब जो पेड़ काट देंगे तो वहाँ पे जो एनिमल्स रहते थे और उसके कारण से क्या होगा, वो उन एनिमल्स को रहने का उनका आवास जो है वो छिन जाएगा, वो बेघर हो जाएंगे, वो मर जाएंगे, इधर उधर जाएंगे, भटकेंगे, उसके बाद मर जाएंगे। फिर बहुत सारे प्लांट्स जो है बहुत सारे प्लांट्स उन सब का भी विनाश हो जाएगा। हाउ टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट। अब हमें देखना कि हमें इन फॉरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट करना है। थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में फॉरेस्ट आर इन डेंजर। जो फॉरेस्ट जंगल है ये खतरे में है पूरी दुनिया में। मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन दिस फॉरेस्ट आर डिसअपीयरिंग फास्ट। बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो इन जंगलों में रहते हैं, जंगलों में ग्रो करते हैं, वो बहुत तेज़ी से डिसअपीयर हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं। बहुत सारे लोग और उनकी कल्चर जो कि इन जंगलों के जो तरीके, जंगलों पे उनकी लाइफ डिपेंड करती है, जंगल में ही तो जंगल से ही जो चीज़ें प्राप्त करके वो अपना जीवन यापन करते हैं, उनका जीवन भी खतरे में है। अब यहाँ देखिए दिया गया है डू यू नो में कि क्या आप जानते हैं कि जो एंशिएंट फॉरेस्ट का, वर्ल्ड का जो एंशिएंट फॉरेस्ट यानी कि जो प्राचीन काल से बहुत पहले से जो फॉरेस्ट थे, उनमें से सिर्फ 20% फॉरेस्ट ही बचे हुए हैं। और जो भी आप फॉरेस्ट देख रहे हैं ना, इसको रीग्रो किया गया, दोबारा लगा करके जो फॉरेस्ट बनाया गया सो है, लेकिन जो एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है फॉरेस्ट, उसमें सिर्फ 20% ही बचा है। ये फॉरेस्ट जो जंगल का साइज़ जो है, तो ये जो फुटबॉल का फील्ड आपने देखा होगा, नहीं तो आप देख लीजिएगा इंटरनेट पे, तो फुटबॉल का जो फील्ड है उतना बड़ा एरिया जंगल हर 2 सेकंड में डिसअपीयर हो रहा है। हर 2 सेकंड में इतना बड़ा जंगल का एरिया क्या हो रहा है, गायब होते जा रहा है, लोग काटते जा रहे हैं। अ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज इनेक्टेड बाय इंडियन पार्लियामेंट इन 1980। यानी कि एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है वो पास किया गया था इंडियन पार्लियामेंट में 1980 में। अकॉर्डिंग टू इट्स रूल, इसके रूल्स के अकॉर्डिंग इन डिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ ट्रीज इन फॉरेस्ट इज़ ए पनिशेबल ऑफेंस। तो इसके अकॉर्डिंग क्या था कि ट्रीज़ को काटना क्या है, एक पनिशेबल ऑफेंस होगा, यानी कि दंडनीय अपराध होगा। Many areas in India have been converted into national parks and wildlife sanctuaries. इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में जो जंगल बचे हुए हैं उनको नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में कन्वर्ट कर दिया गया, ताकि वहाँ जंगल कवर जो है, यानी जंगल है, उनको बचाया जा सके और एनिमल्स जो उन जंगलों में रहते हैं उनको बचाया जा सके। तो नेशनल पार्क क्या होता है, तो नेशनल पार्क ऐसा रिजर्व एरिया होता है जो कि नेशनल गवर्नमेंट के अंडर होता है, नेशनल गवर्नमेंट उसकी देखरेख करता है। इट इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम मोस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट्स एंड पॉल्यूशंस। ये क्या होता है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट्स होती है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है, पॉल्यूशन है, इन सब से ये सुरक्षित रहता है। वहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ बहुत कम होती है या तो नहीं होती है। ए सेंचुरी इज़ आल्सो ए रिजर्व्ड एरिया। एक सेंचुरी भी एक रिजर्व एरिया होता है जहाँ पे बर्ड्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है हंटिंग से, यानी शिकार करने से उन्हें बचाया जाता है। वहाँ पे उनका हंटिंग करना अलाउड नहीं रहता है। नेशनल पार्क डिफर्स फ्रॉम ए सेंचुरी। तो नेशनल पार्क एक सेंचुरी से किस प्रकार से डिफ़र है, किस प्रकार से डिफरेंट है कि नेशनल पार्क क्या है और सेंचुरीज क्या है। तो नो ह्यूमन एक्टिविटी इज़ अलाउड इनसाइड द फॉर्म, यानी कि जो नेशनल पार्क है इसमें कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है। वाइल लिमिटेड एक्टिविटीज़ आर परमिटेड विद इन द लिमिट। जबकि जो सेंचुरी है वहाँ पर लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी को अलाउ किया गया है। नेशनल पार्क रिसीव्स मोर फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो नेशनल पार्क है उसकी देखभाल के लिए, उसकी रख रखाव के लिए जो भी खर्चा आता है वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। द गिर नेशनल पार्क इन गुजरात, probably the only place in the world where the Asiatic lion is protected so that it can live in its natural surroundings। जो गुजरात में एक क्या है, गिर नेशनल पार्क है, जो कि दुनिया का केवल अकेला ही ऐसा पार्क है जिसमें कि एशियाटिक लायन पाया जाता है और उसे वहाँ पे प्रोटेक्ट करके रखा गया है, ताकि वो, और उसको एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया गया है जिससे कि वो उसको अपने आसपास का जो नेचुरल सराउंडिंग है वो मिलता है और वो वहाँ पर जीवित रह सकता है, वहाँ पे वो अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में जी सकता है। नेक्स्ट, भरतपुर सेंचुरी, राजस्थान में है ये भरतपुर सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी है ये। यहाँ पे लार्जेस्ट, एशिया का लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी है। इट इज़ फेमस एज ए रिफ्यूजी फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स।
तो ये किस लिए फेमस है कि यहाँ पे दूसरी जगह से, दूसरे देशों से जो बर्ड्स हैं वो माइग्रेट करके आते हैं, जैसे साइबेरियन क्रेन्स हैं, बैरन्स हैं, आइबिस है, पेलिकन्स हैं और पेंटेड स्टॉर्क्स हैं। ये सब जो बर्ड्स हैं ना दूसरे कंट्रीज़ के, वो सब यहाँ पे माइग्रेट करके आते हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ पर उनके अनुकूल जो है, उनके अनुसार क्लाइमेट मिलता है रहने के लिए, उनके अनुकूल जो है उनको जगह मिलती है। दीज एंड मैनी अदर माइग्रेटरी बर्ड्स, ये और बहुत सारे और भी माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं वो मेक इट देयर टेम्प्रोरी होम ड्यूरिंग वेरी सीवर विंटर मंथ्स। तो ये बर्ड्स जो जिनके नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, ये सब और इसकी तरह और भी अन्य बर्ड्स जो हैं वे सीवर विंटर मंथ्स, जब बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ती है नॉर्थ पोल के साइड में, तो उस समय ये यहाँ पर आकर के ठंड से बचने के लिए यहाँ पे टेम्प्रोरी रूप से कुछ टाइम के लिए आकर के यहाँ पे रहते हैं। सम अदर नेशनल पार्क्स इन द हिमालयन फुटहिल्स, कुछ और भी नेशनल पार्क्स हैं हिमालयन फुटहिल्स में, मतलब हिमालय के निचले इलाकों में, जैसे कि कॉर्बेट नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क है। दिस प्रोवाइड एन अनफॉरगेटेबल वाइल्ड एक्सपीरियंस, ये जो है अनफॉरगेटेबल यानी कि नहीं भूलने वाला ऐसा वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराते हैं। इन नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर स्प्रेडिंग अवेयरनेस, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इसके बारे में अवेयरनेस फैलाते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़ की क्या इम्पोर्टेंस है, एंड ट्रीज थ्रू प्रिंटेड एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ट्रीज़ की इम्पोर्टेंस के बारे में अवेयरनेस फैलाते हैं प्रिंटेड मटेरियल के द्वारा या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा। वी ऑल कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टुवार्ड्स फॉरेस्ट कंजर्व, हम सब भी इस फॉरेस्ट को कंजर्व करने के क्षेत्र में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बाय मिनिमाइजिंग एंड यूज़ ऑफ वुड एंड वुड प्रोडक्ट्स, यानी कि जो भी लकड़ी या लकड़ी से बने प्रोडक्ट हैं उनको यूज़ जो है हम कम से कम करें। बाय नॉट यूजिंग प्रोडक्ट्स दैट प्रोमोट डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, हमें वो सभी प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करना चाहिए जिनसे जंगलों का विनाश होता है, जंगलों को काटा जाता है, जंगल ख़त्म होते हैं, तो वैसे प्रोडक्ट्स हमें यूज़ नहीं करने चाहिए। मैनी पीपल बाय फॉर ऑब्टेन फ्राम एनिमल्स, बहुत सारे लोग ऐसी चीज़ों को ख़रीदते हैं जो कि एनिमल्स के फर से बनाए जाते हैं या फिर हाथी के दांतों से बनाए जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें इन चीज़ों को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इनसे क्या होता है, इन जानवरों को मारा जाता है। बाय सेलिब्रेटिंग द ग्रोविंग ऑफ प्लांट एज ए फेस्टिवल एंड इन्वॉल्विंग मोर एंड मोर पीपल इन दिस एक्टिविटी, यानी कि हमें ट्रीज़ को प्लांट करने को सेलिब्रेट करना चाहिए एक फेस्टिवल के रूप में। दिस फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया एज वन महोत्सव, तो इस तरह के जो फेस्टिवल्स हैं वो इंडिया के कई सारे पार्ट्स में सेलिब्रेट किए जाते हैं वन महोत्सव के रूप में। क्या आप जानते हैं कि वन महोत्सव इज़ ए प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट, कि वन महोत्सव एक ऐसा प्रोग्राम है जो इंडियन गवर्नमेंट भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है ताकि पूरे देश में पेड़ों की संख्या को इंक्रीज़ किया जा सके। हर साल हज़ारों पेड़ों को लगाया जाता है इस फॉरेस्ट फेस्टिवल में। बहुत सारे स्कूल्स इसे सेलिब्रेट करते हैं वन महोत्सव को पेड़ लगाकर। दिस वे दे कंट्रीब्यूट टुवार्ड्स मेकिंग द अर्थ ग्रीन, इस प्रकार से वे अर्थ को ग्रीन बनाने की ओर कंट्रीब्यूट करते हैं। फॉरेस्ट आर द अर्थ एयर प्योरीफायर, जो फॉरेस्ट जंगल हैं ये अर्थ पर क्या है, एक एयर प्योरीफायर है। पृथ्वी पर जो एयर है, हवा है, उसको प्योरीफाई करते हैं। दे आर ऑफन रेफर्ड टू एज द अर्थ्स लंग, ये इन्हें किस तरह से रेफ़र किया जाता है, इन्हें अर्थ का लंग्स के रूप में रेफ़र किया जाता है कि ये अर्थ का क्या है, लंग्स। तो हमारे लंग्स जैसे कि काम करते हैं ना, हमारे लंग्स क्या काम करते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है हमारे ब्लड में उसको एब्जॉर्ब करके और उनको इन्फ्यूज़ कर देते हैं ऑक्सीजन के साथ, यानी कि उसको बाहर कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और ऑक्सीजन को फिर ले लेते हैं। तो इसी प्रकार से जो ग्रीन प्लांट्स हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस के दौरान एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करते हैं। अब आगे यहाँ पे एक ड्यूनो दिया गया है, देखिए द वेल नोन चिपको आंदोलन लिटरली मीन हग द ट्रीज मूवमेंट। तो एक बहुत ही वेल नोन है, बहुत ही प्रचलित आंदोलन था चिपको आंदोलन, जिसका मतलब क्या था, हग द ट्री, यानी ट्री को हग करना, गले लगाना। ये एक मूवमेंट चलाया गया था। इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम एन इंसिडेंट इन ए रिमोट विलेज हाई अप इन द हिमालयाज़ इन 1972। तो इसका ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था, इसकी शुरुआत हुई थी एक हिमालय के एक बहुत ही दूर दराज के एक गाँव था ऊंचाई पर, वहाँ से 1972 में शुरुआत हुई थी। देयर वाज ए डिस्प्यूट बिटवीन द लोकल विलेजर्स
विलेजर्स एंड ए लॉगिंग कॉन्ट्रैक्टर। यहाँ पर जो वहाँ के लोकल गांव वाले थे, वहाँ के जो गांव वाले थे उनके बीच और जो लॉगिंग कॉन्ट्रैक्टर यानी पेड़ काटने वाले जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनके बीच में डिस्प्यूट हो गया था। हु हैड बीन अलाउड टू फेल ट्रीज इन ए फॉरेस्ट क्लोज टू द विलेज। तो जिन्हें जो ये लॉगिंग कॉन्ट्रैक्टर थे, जिन्हें अलाउ किया गया था कि वो वहाँ के विलेज के पास के जो जंगल हैं उन्हें काटे, तो इन कॉन्ट्रैक्टर्स और विलेजर्स के बीच में डिस्प्यूट हो गया था। अनडिटर्ड यानी कि घबराई हुई जो महिलाएं थी वहाँ रेनी विलेज की, ये वहाँ जंगल में बहुत तुरंत पहुँचती हैं और ट्रीज़ के ट्रंक्स को क्या करती हैं, उनको एकदम उनमें चिपक कर उनको गले लगा लेती हैं। तो इस प्रकार से वे जो वर्कर्स थे उनको वो एक्स और सॉस यानी कि कुल्हाड़ियाँ और आरी वगैरह जो थी उसको ट्रीज़ को काटने में के लिए रोकने में ये क्या होते हैं, सफल हो जाती हैं, उनको रोक लेती है। क्योंकि जब ये इसमें इस तरह से चिपक जाती हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है, तो वो उसे नहीं काट पाते हैं। तो ये जो चिपको आंदोलन था ना, इसने पूरे वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। इट इज़ अ सिंबल ऑफ हेडिंग ऑफ ट्री हगर्स। ये एक सिंबल के रूप में आ गया ट्री हगर्स यानी पेड़ों को हग करना। हु पुट देमसेल्फ इन डेंजर, जो अपने आप को खतरे में डाल करके और इस नेचुरल इन्वायरमेंट को हार्म करने से बचाने के लिए वो आगे बढ़ के आए थे। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।